हेलो लिसनर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग ना? तो कल हम पढ़े थे डायरेक्टिंग चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर 7 था, ख़त्म हो चुका वो। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसमें पढ़ना है कंट्रोलिंग। ये भी मैनेजमेंट का ही नेक्स्ट स्टेप है। कंट्रोलिंग बोले तो उसका मीनिंग पढ़ते हैं पहले। इन अदर वर्ड, कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म एज पर द प्लान। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो प्लान किया उसके आधार पे हो रहा है या नहीं, वो उसको कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फॉर द अचीविंग ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल। और कंट्रोलिंग ये भी बताता है, ये उसका कंट्रोलिंग में ये भी काम आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज है वो इफ़ेक्टिवली यूज हो रहा है, इफ़िशिएंटली यूज हो रहा है या नहीं। कंट्रोलिंग इज़ द गोल ओरिएंटेड फंक्शन। और कंट्रोलिंग जो है गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। इसको पता है कि क्या हमको गोल अचीव करना है, उसके आधार पे कंट्रोल करते हैं और उसके आधार पे काम करवाते हैं। अब कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? Accomplishing organizational goal. The controlling function measure progress towards the organizational goal and bring to light the deviation if any and indicate corrective action. देखिए, अब एम्प्लॉय पता करते हैं कि मेरा काम जो है वो गोल के लिए, मतलब जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके व्याप में हो रहा है या नहीं। अगर कुछ डिफरेंस आता है तो उसको सही करते हैं, उस एक्शन को उस काम को सही करते हैं। अब जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। A good control system enables management to verify whether the standard set are accurate and objectives. देखिए, एक गुड कंट्रोलिंग सिस्टम जो है एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है, इसके जैसा काम होना चाहिए। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कीप ए केयरफुली चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस in the organization and in the environment and help to review and revise the standard in light of such changes. अब कुछ जो चेंज आते हैं उसको जो है अच्छे से केयरफुली चेक करेंगे क्या क्या चेंज आ रहे हैं। इस तरह से जो उसको फिर से रिवाइज किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। अब मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ए मैनेजर सीक टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉयलेज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, मैनेजर का काम होता है क्या, जो हमारा रिसोर्स है उसको सही से यूज करे, वो वेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, स्पॉयल नहीं होना चाहिए। दिस इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये इससे क्या होता है कि हमारा जो रिसोर्सेज है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंट मैनर में यूज होता है। अब इम्प्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन। A good control system ensures that employees know well in advance that they are expected to do and what are the standard of performance on the basis of which they will be appraised. देखिए, कोई भी एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय मोटिवेशन सिस्टम में क्या होता है, सारे एम्प्लॉय को पता होता है कि हमको कैसा वर्क करना है, किस स्टैंडर्ड पे करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड फिक्स है उस पर करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कैसा है हमारा। इट डज मोटिवेट देम एंड हेल्प देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। इस तरह से जो मैनेजर जो है उसको अच्छे से मोटिवेट कर पाता है, इस कारण से वो जो है अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग के कारण जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जहाँ पे ऑर्डर और डिसिप्लिन फॉलो किए जाते हैं। इट हेल्प टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय बाय कीपिंग ए क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटी। इससे कारण क्या होता है, डिसऑनेस्टी जो है, बहुत बिहेवियर जो है कम हो जाते हैं और यहाँ पे हमेशा क्लोज चेक एक्टिविटी का चेकिंग होते रहता है। इस कारण से जो है यहाँ पे डिसऑनेस्टी का चांस नहीं होता है। अब लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग का? डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। अगर अच्छे से अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम लूजेज सम ऑफ इट्स effectiveness when a standard cannot be defined in quantitative terms. This make measurement of performance and their comparison with a standard is difficult task. Employee morale, job satisfaction, and human behavior are such area where this problem might arise. देखिए, अगर स्टैंडर्ड हमारा सही फिक्स नहीं हुआ तो हमारा जो है कंपैरिजन भी सही नहीं हो पाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय मॉरल फॉलो नहीं हो पाएगा, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे एक कंट्रोलिंग का लिमिटेशन है। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर पे बहुत कम कंट्रोल हमारा रह जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर बोले तो गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन, ये सब। अब थर्ड मोस्ट है
Resistance from employee. Control of often resistant by employee. They see it is a restriction of on their freedom. ये क्या होता है, उन एक एम्प्लॉय पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, ठीक है, वो अपना फ्रीडम से काम नहीं कर पाते हैं। कॉस्टली अफेयर. कंट्रोल इज ए कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइम एंड एफर्ट्स. इसमें कंट्रोलिंग में जो है बहुत सारा कॉस्ट पड़ जाता है, जिसमें कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर टाइम भी जाते हैं और एफर्ट्स भी जाते हैं. ए स्मॉल इंटरप्राइज कैन नॉट अफोर्ड टू इंस्टॉल एन एक्सपेंसिव कंट्रोलिंग सिस्टम. और जो छोटा इंटरप्राइजेज है वो एक्सपेंसिव कंट्रोलिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं. अब कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या आते हैं. कंट्रोलिंग प्रोसेस में पहला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, चौथा एनालाइजिंग डेविएशन और पांचवा टेकिंग करेक्टिव एक्शन. पहला स्टैंडर्ड फिक्स कर लेंगे कि मेरा ये स्टैंडर्ड पे काम होगा, सारा प्रोडक्शन ऐसा होगा, ये फिक्स हो जाएगा. दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा एक्शन होगा कि जो हमारा काम हो रहा है उसको मेजर करेंगे कि परफॉर्मेंस मेरा कैसा हो रहा है. फिर तीसरा स्टेप कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल काम मेरा हुआ है और जो मेरा स्टैंडर्ड फिक्स है उससे, ठीक है. फोर्थ है एनालाइजिंग, मतलब अब जो मेरा स्टैंडर्ड फिक्स है वो और जो परफॉर्मेंस हुआ उस दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या चेंजिंग है, क्या कम हुआ है, मैं स्टैंडर्ड मेरा जो फिक्स था उससे अगर प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं हुआ है, ये सब पता करेंगे. पाँचवा टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और पाँचवा जो है करेक्टिव एक्शन, जो डेविएशन है, चेंज है, स्टैंडर्ड जो मेरा फिक्स किए थे उसमें कुछ कमी है तो उसको सही करेंगे, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे, सही करेंगे उसको. अब टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल. टेक्निक क्या है मैनेजरियल कंट्रोल का. द वेरियस टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी. दो पार्ट में बांटा गया है. पहला ट्रेडिशनल टेक्निक और दूसरा मॉडर्न टेक्निक. ट्रेडिशनल टेक्निक बोले तो ट्रेडिशनल टेक्निक आर दोज विच हैव बीन यूज्ड बाय द कंपनीज फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ. ट्रेडिशनल टेक्निक जो है कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए यूज करता है. हाउएवर दिस टेक्निक have not become obsolete and are still being used by companies. जब तक कि वो obsolete ना हो जाए तब तक कंपनी उसका यूज करता है. उसमें क्या क्या आते हैं तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ये सब आते हैं. अब मॉडर्न टेक्निक्स क्या है. मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग आर दोज विच आर ऑफ रिसेंट origin and are comparatively new in management literature. देखिए मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोल जो है ये रिसेंट ओरिजिन और कंपैरेटिवली न्यू इन, ये जो है न्यू मैनेजमेंट लिटरेचर है. ये पहले मैनेजमेंट में नहीं आता था लेकिन ये मॉडर्न जो है जैसे कि जो चेंज आ रहे हैं मॉडर्न युग में वो इसको इसमें मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया गया है. दिस टेक्निक प्रोवाइड ए रिफ्रेशिंगली न्यू थिंकिंग ऑन द वे इन विच वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंट्रोल. अब जो है न्यू टेक्निक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कंट्रोलिंग में. अब जैसे कि क्या क्या आते हैं इसमें. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट जो कि उस पर क्या रिटर्न आ रहे हैं. रेशियो एनालिसिस, जो मेरा काम हुआ है जो मेरा एसेट्स है उस पर एनालिसिस करना. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उस पर अकाउंटिंग, मतलब उसको देखना है कि सही से कर रहा है या नहीं. मैनेजमेंट ऑडिट, जो हमारा काम हुआ है उस पर उसको ऑडिट करना, उसको देखना. पर्ट एंड CPM, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे जो है मॉडर्न टेक्निक हैं. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ते हैं क्या होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच डिफरेंट सेक्शंस, डिवीजन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, डिफरेंट इसमें अलग सेक्शन सेट किया, डिवीजन सेट किया जाता है, डिपार्टमेंट सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें जिसको कि सेटअप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के जैसा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया. द हेड ऑफ द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीव द टारगेट सेट फॉर हिज सेंटर. और जो सारे डिपार्टमेंट है उसके लिए उसका एक हेड बना देंगे जो कि उसके गोल को, उसके जो टारगेट दिया गया उसको अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. पहला क्या होता है पढ़ते हैं टाइप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में. कॉस्ट सेंटर, ए कॉस्ट और एक्सपेंसिव सेंटर इज ए सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच manager are held responsible for the cost incurred in the center but not for the revenue.
इसमें जितना भी एक्सपेंस हो रहे हैं, एक्सपेंस सेंटर मतलब जितने खर्चे हो रहे हैं, जो कॉस्ट मेरा आ रहा है, उसके लिए सारा रिस्पॉन्सिबल होगा कॉस्ट सेंटर का मैनेजर। रेवेन्यू सेंटर, ए रेवेन्यू सेंटर इज ए सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू सेंटर वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कैसे करेंगे, इसके बाद कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट कैसे आएगी, ये सब। प्रॉफिट सेंटर, ए प्रॉफिट सेंटर इज ए सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हुज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। एक जो प्रॉफिट सेंटर वाला मैनेजर है वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्ट के लिए और रेवेन्यू के लिए। कॉस्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब नहीं आ पाएगा। इस तरह से जो है दोनों को मैनेज करना पड़ेगा ताकि जो मेरा प्रॉफिट बना रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन का। Investment center, an investment center is responsible not only for profit but also for investment made in the center in the form of assets। इन्वेस्टमेंट सेंटर मतलब बोले तो सिर्फ वो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो कॉस्ट मेरा लग रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, जो एसेट्स खरीद रहे हैं, जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जहाँ पे भी पैसा लग रहा है सब कुछ के लिए। अब मैनेजमेंट ऑडिट, Management audit refer to systematic appraisal of the overall performance of the management of an organization। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब हुआ कि वो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है, मैनेजमेंट का काम हो रहा है, उसके लिए जो सब के लिए परफॉर्मेंस जो हो रहा है उसके लिए वो लेवल होगा, उसको वो मैनेज करेगा, देखेगा, ऑडिट करेगा उसका। द पर्पस इज टू रिव्यू द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन फ्यूचर पीरियड। ये क्यों ज़रूरी है? तो मैनेजर का जो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस उसको पता करने के लिए वो एफिशिएंट है या नहीं, ताकि फ्यूचर में जो है उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाए। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है वो इन्फॉर्मेशन देता है और सपोर्ट करता है किसको? तो इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजन लेने में। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज टू द मैनेजर को ये ऑफर एडवांटेज मिलता है क्या क्या? इट फैसिलिटेट कलेक्शन मैनेजमेंट एंड dissemination of information at different level of management and across different department of the organization। मतलब ये जो है फैसिलिटी जो है पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में दे पाता है। इट सपोर्ट प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग एट ऑल लेवल। ये जो है सपोर्ट करता है प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में और सारे लेवल को कंट्रोल करने में, सारे लेवल पे कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विथ विच ए मैनेजर वर्क। ये जो है मैनेजर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। इट इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। ये इंश्योर करता है, कॉस्ट में भी कम करता है, रिड्यूस करता है, उसमें भी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन मतलब मैनेजर को हेल्प करता है। इट रिड्यूस इंफॉर्मेशन ओवरलोड ऑन द मैनेजर एज ओनली रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड टू दैम। और ये जो है बहुत इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड का को भी रिड्यूस करता है, मैनेजर पे सिर्फ जो ज़रूरत है वह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो आपका चैप्टर 8 भी ख़त्म हो गए हैं जो कि आपका कंट्रोलिंग था। और नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट बुक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, उसके बारे में नेक्स्ट में क्लास में पढ़ेंगे। सो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।